हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 67। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं और ये बेसिकली कोई कंसेप्ट अलग नहीं है, ये है ASP.NET MVC5 एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल। तो अभी तक हमने इस ट्यूटोरियल में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो आज हम देखने वाले हैं कि वो टॉपिक्स कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं और कैसे वो आपस में रिलेट होकर पूरी एक लाइफ साइकिल बनाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आज हमें ASP.NET MVC5 एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल को समझना है। हमें ये भी देखना है कि लाइफ साइकिल होती क्या है और वो कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या वो होती है, उसके बारे में हमें देखना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए सीखते हैं ASP.NET MVC5 एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइफ साइकिल होती क्या है। अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, लाइफ साइकिल इज़ द सेट ऑफ सर्टेन स्टेजेस विच अकर इन सर्टेन टाइम। इट मीन्स हमारे पास में दो कोई भी गिवन टाइम है, जैसे कि सपोज मैं करता हूं कि A टाइम से लेके और B टाइम तक, उसके बीच में जो जो स्टेप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स किसकी, तो हम सबसे पहले मैं भी जनरल लाइफ की बात कर रहा हूं, आप इसको टेक्निकल चीज़ों से मतलब भूल जाएगी, टेक्निकल चीज़ें भी कुछ हैं, अभी इसको बिल्कुल जनरल लाइफ की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब एक न्यू बेबी बोर्न होता है और उसकी डेथ तक उसके बीच में सर्टेन स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बेबी का बर्थ होता है, बर्थ से लेके फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके दांत निकलते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर स्कूल में जाना शुरू करता है, फिर उसके बाद में शादी होती है, फिर उसके बाद में बच्चे होते हैं, उसके बाद में मतलब ये एक सर्टेन, ये फिक्स टाइप ही है, ये फिक्स मतलब यही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीच में ही बिकॉज ऑफ सम डिजीज, कुछ बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से बीच में ही डेथ हो जाती है, तो एक्सेप्शंस आती हैं। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे रिलेट कीजिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कार, तो जब कार को बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है। रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के बाद उसके पूरा स्केल्टन बनाया जाता है। स्केल्टन के बाद को में उसको एक एक पार्ट को जोड़ा जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि लाइफ साइकिल वही है कि किसी भी एक पार्ट से लेके लास्ट के पार्ट तक बीच में जो सर्टेन फिक्स स्टेप्स हैं उनको ही फॉलो करना, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल। तो ये तो बात थी हमारी जनरल लाइफ की। अब मैं बात करता हूँ इसको टेक्निकल टर्म में। तो देखिए, टेक्निकल टर्म में हमारी MVC की लाइफ साइकिल कैसे काम करती है, ये कब से कब तक होती है। जैसे ही रिक्वेस्ट हमारे ब्राउज़र से जाती है, ब्राउज़र को नहीं पता होता है कि कौन सी एप्लीकेशन वो यूज़ करने वाला है, उसको बस एक URL पता होता है। उस URL को एंटर करते ही एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर। पहले सर्वर के सर्टेन स्टेप्स फॉलो होते हैं जो सर्वर के होते हैं अलग। उस सर्वर के बाद में जब एप्लीकेशन MVC के पास आ जाती है, जब कंट्रोल MVC के पास आता है, तो वहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स किस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं उनको हम बोलते हैं ASP.NET MVC5 लाइफ साइकिल। और जैसे मैंने बताया, इस बेबी के एग्जांपल में मैंने बताया कि वहाँ पे बीच में डिजीज़ की वजह से वो एक्सपायर बीच में भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही होता है। बीच में आपकी एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आती है तो आपकी एप्लीकेशन है वो टर्मिनेट पहले ही हो जाती है, तो उस केस में सारे स्टेप्स फॉलो नहीं होते हैं। बट वो एक जनरल, अगर मैं ऐसे बात करूँ कि जो स्टेप्स फिक्स्ड हैं, मतलब जो फाइनल हैं, अगर बीच में कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है, तो वो देखते हैं चलो कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आती है आपकी ब्राउज़र से। तो ब्राउज़र में क्या किया हमने, URL एंटर किया, वहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एक रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास में। अब जो सर्वर की पहली स्टेजेस हैं वहाँ से इस रिक्वेस्ट पावर हो चुकी है और जो आपकी एप्लीकेशन है वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो ये पूरा डिफाइन करता है कि यहाँ पे हम जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर के स्टेप्स कौन कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है global.ASX फाइल। उस ASX फाइल के अंदर एक मेथड होता है एप्लीकेशन स्टार्ट। सबसे पहले वो कॉल होता है, ये मैंने आपको दिखा रखा है। तो इस लाइफ साइकिल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने सारे पहले ही कवर कर रखे हैं। तो वहाँ पे एक मेथड होता है एप्लीकेशन स्टार्ट, तो सबसे पहले वो कॉल होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को रजिस्टर करते हो, जैसे कि राउट को रजिस्टर करते हो, एरिया को रजिस्टर करते हो, बंडल को रजिस्टर कर सकते हो। तो ऐसे करके आप यहाँ पे फिल्टर्स को रजिस्टर करते हो। तो जितनी सारी चीज़ें आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो, इसके अलावा कुछ और आपने कॉन्फ़िगरेशंस कर रखी है, वो सभी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। इट मीन्स जैसे ही ये मेथड कॉल हुआ, आपकी राउटिंग भी वर्किंग है,
आपकी बंडलिंग भी वर्किंग है, जो राउट टेबल और बंडल टेबल थी वो सब कुछ डाटा फिल हो चुका है। इसके बाद में रिक्वेस्ट जाती है राउटिंग के पास में। अब राउटिंग के अंदर होती है राउट टेबल। उस राउट टेबल के अंदर चीज़ें बनी होती हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट किस वाले रिसोर्स से मैप है। तो सपोज मैंने कोई पैटर्न, जैसे हम पैटर्न डिफाइन करते हैं, और वो हर एक पैटर्न किसी न किसी कंट्रोलर के एक्शन मेथड के पास में बना हुआ होता है, उससे रिलेट होता है वो, तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आई, वो सबसे पहले क्या हुआ, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में राउटिंग के पास गई, रिक्वेस्ट हमारी राउटिंग के पास गई। अब राउटिंग के बाद में आता है एमवीसी हैंडलर। तो हैंडलर बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट हैंडलर के पास में ही जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, अब हैंडलर के बाद का पूरा एक प्रोसेस होता है अलग से। अब वो देखते हैं वो क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारी एक आई कंट्रोलर फैक्ट्री होती है, वो कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो बिकॉज राउटिंग से पता लग जाता है कि कौन सा कंट्रोलर हिट करने वाले हैं, और उसके बेस पे एक उसी कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है। और सबसे लास्ट मैंने यहाँ पे आप देखोगे, मैंने यहाँ पे कंट्रोलर को डिस्पोज भी किया हुआ है, बिकॉज इसके बीच में जो स्टेप्स हैं अब उसके ऊपर नज़र मारते हैं कि वो क्या क्या होते हैं। कंट्रोलर का इंस्टेंस होने के बाद में देखा जाता है कि जो हम टेम्प डेटा यूज़ करते थे उसका प्रोवाइडर यहाँ पे बनाया जाता है। टेम्प डेटा आपको पता है किस लिए यूज़ करते थे हम, ठीक है। तो टेम्प डेटा के बाद में जो एक्शन मेथड होता है, एक्शन मेथड की इन्फॉर्मेशन भी हमारे राउटिंग के पास में होती है, तो उस एक्शन मेथड को इन्वोक किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर टेम्प डेटा को देखा गया, उसका प्रोवाइडर जो था उसको बनाया गया। अगर टेम्प डेटा अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू सेट की जाती है, अगर नहीं होता है तो नहीं होती है। फिर एक्शन मेथड को इन्वोक किया जाता है। एक्शन मेथड इन्वोक होने के बाद में ऑथेंटिकेशन फिल्टर सबसे पहले काम करता है। तो अगर ऑथेंटिकेशन फिल्टर सक्सेसफुल है तो आगे चलता है, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ नीचे आ जाता है कंट्रोलर डिस्पोज। बीच का कोई भी स्टेप फॉलो नहीं होता है और बस आगे का मतलब लास्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऑथेंटिकेशन फिल्टर सक्सेसफुल होता है, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो क्या होता है, फिर ऑथराइजेशन फिल्टर कॉल किया जाता है। और सेम वैसे ही अगर ये भी ट्रू रिटर्न करता है तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अदरवाइज अगर ये फॉल्स होता है तो कंट्रोलर डिस्पोज हो जाता है और आपका रिस्पॉन्स बन जाता है। तो अगर ऑथराइजेशन फिल्टर ट्रू होता है तो क्या होता है, मॉडल बाइंडर काम होता है। मॉडल बाइंडर का काम हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मॉडल बाइंडर क्या काम करता है, जो भी रिक्वेस्ट आई है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, उसके अंदर से डेटा को निकालता है, उस डेटा को बाइंड करता है एक्शन मेथड के पैरामीटर के अंदर। वो पैरामीटर मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे इसको बाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे मॉडल बाइंडर डेटा को बाइंड करने का काम करता है। अब डेटा हमारा बाइंड हो चुका है तो यहाँ पे हमारा एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होता है। इस एक्शन मेथड के साथ साथ में कुछ एक्शन फिल्टर्स भी होते हैं, तो वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं साथ के साथ में, ठीक है। अब आपका एक्शन मेथड एग्जीक्यूट हो चुका है, आपके एक्शन फिल्टर भी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो लास्ट में आता है रिजल्ट फिल्टर। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है और जो आपके रिजल्ट फिल्टर है, एग्जीक्यूट फिल्टर है, वो यहाँ पे काम करता है। जैसे ही वो काम करता है उसके बाद में देखो, अब हर बार हम देखते हैं कि एक्शन मेथड के पास में हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम व्यू रिटर्न करते हैं, अगर व्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स बन जाता है, कंट्रोलर का डिस्पोज हो जाता है, कंट्रोलर डिस्पोज हो जाता है और डायरेक्ट रिस्पॉन्स बन के वापस आ जाता है। जो हमारा रिजल्ट फिल्टर है रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है। अगर हम वहाँ से व्यू रिटर्न करते हैं तो सबसे पहले जो व्यू है उस व्यू के पास डेटा जाता है। तो सपोज व्यू का नाम है इंडेक्स एग्जाम्पल के लिए, तो सबसे पहले डेटा जाएगा हमारा यहाँ पे रिजल्ट बनने के बाद में जाएगा हमारा इंडेक्स व्यू के पास में। और अगर उस इंडेक्स व्यू में हमने कोई लेआउट फाइल भी यूज़ कर रखी है तो रिक्वेस्ट फिर जाती है बाद में, पहले इंडेक्स एग्जीक्यूट होता है उसके बाद में लेआउट के पास जाती है, फिर लेआउट वाला पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपका रिजल्ट सब कुछ बन जाता है। जैसे आपका रिजल्ट बन जाता है वापस से रिक्वेस्ट एमवीसी हैंडलर के पास में आती है। तो जो फाइनल रिक्वेस्ट बनाने का प्रोसीजर होता है वो एमवीसी हैंडलर के पास ही होता है। ये रिक्वेस्ट को हैंडल भी करता है और ये बाद में रिस्पॉन्स को जनरेट भी करता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि सपोज इनकमिंग रिक्वेस्ट में आपको कुछ करना है तो मॉडल एमवीसी हैंडलर इज़ द प्लेस जहाँ पे आप रिक्वेस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हो। या फिर अगर आपको उसका जो आउटपुट जो आपकी रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स में आपको कुछ चेंजेस करने हैं जो ग्लोबली करने हैं तो आप एमवीसी हैंडलर के अंदर उसको कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे आपका रिजल्ट एचटीटीपी रिजल्ट आपका तैयार हो जाता है बनके, इसके बाद में रिस्पॉन्स वापस सर्वर के पास में भेज दिया जाता है। तो यही एमवीसी की लाइफ साइकिल है। यहीं से रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट वापस चली जाती है। इसके बीच में जितने सर्टेन स्टेप्स हैं वो सर्टेन स्टेप्स मैंने आपको बताए
और ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो अगर आपने ये सोचा होगा कि मैंने इस लाइफ साइकिल को बिल्कुल स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया, तो मेरा पर्पज़ यही था, बिकॉज उस टाइम पे आपको ये टर्म्स ही नहीं पता थी। तो अगर टर्म्स नहीं पता थी तो आपको कुछ समझ भी नहीं आने वाला था। तो लेकिन अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं अच्छे से, तो आपको लाइफ साइकिल भी अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही है। आपको ये एप्लीकेशन का जो फ्लो है वो समझ आया या नहीं आया, अब मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।